कुछ जो माइंडसेट 1989 में या 90 में जब हमारा एग्जोडस मास एग्जोडस हुआ था, जो उस समय का माइंडसेट काम करता था वहाँ, उस माइंडसेट में अभी तक कोई चेंज नहीं है। टेररिज्म एक पार्ट है, लेकिन उसके पीछे जो माइंडसेट है वो अभी इंटैक्ट है। जब तक उस माइंडसेट को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा तब तक मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पंडितों की रिटर्न और रिहैबिलिटेशन जो कश्मीर में है वो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर काम करता हूँ। मैं ज़्यादातर पिछले 10 साल में मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया है और मैंने हर एक जो इंसिडेंट है जो कश्मीरी पंडितों के साथ जुड़ा था उसको नोट किया। 4,000 आउट ऑफ 4 लाख या 5 लाख या 7 लाख पीपल, ये तो मीनिंग नहीं ना रखते हैं। ये तो हम तो ज़्यादा इनसिक्योर इससे होते हैं। हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी जब एंटायर कम्युनिटी वहाँ जाएगी, तब तक हम इनसिक्योर फील करेंगे। तो क्या आप भी कहते हैं कि जो पनून कश्मीर कहता है कि सेपरेट होमलैंड होना चाहिए वही एक विकल्प है, या आपको लगता है कि इसी समाज में दोबारा से आप घुल मिल सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है जो अगर आप इस वक्त में देखेंगे तमाम जो कश्मीरी पंडित, चाहे वो लीडरशिप हैं चाहे वो यूथ हैं, शायद वो इसी स्टैंड पर पहुँचे हैं कि पनून कश्मीर के बगैर अब कोई विकल्प बचा ही नहीं है। प्रधानमंत्री के एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत जिन कश्मीरी पंडित बच्चों को घाटी भेजा गया मुलाजमत करने के लिए, और साथ में उसका असल मकसद ये था कि जब ये कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे घाटी जाएंगे तो घाटी के समाज में दोबारा से मिलकर घाटी का हिस्सा हो जाएंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी पंडितों को उनके परिवारों के समेत घाटी वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? एक सच्चाई तो यह है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के ये तमाम बच्चे या तो कैंपों में रह रहे हैं वहां पर जो बनाए गए हैं, या किराए पर रह रहे हैं। जिंदगी कितनी आसान। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रधानमंत्री के ही इसी एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत घाटी में एक कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे रुबिन जी सप्रू हैं। रुबिन जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपका समय दिया आपने। मुझे बताइएगा कि आप घाटी में जहां काम कर रहे हैं, जब आप यहां से पहली बार गए तो शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने किराए के मकान में आप रहे पहले, या पहले ही आपको सरकार की तरफ से जो एकोमोडेशन वहां पर मिल रही वो मिली? सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन के व्यूअर्स का नमस्कार करता हूं। तो उसके बाद जो राहुल भट्ट जी, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि 2010 में मैं पैकेज में सबसे पहले जो बैच 2010 में लगा उसमें मैं लगा हूं। इसके साथ राहुल जी जिनने जो कल सेक्रीफाइस वहाँ दिया है वो भी उसी पैकेज का हिस्सा हैं, और राहुल जी आपके साथी थे? वो भी उसी पैकेज के एक हिस्से थे। वो चलो एक डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। लेकिन जिस कॉलोनी से वो बिलोंग करते थे कश्मीर में, उसी कॉलोनी में मैं भी रहता हूँ, और यहाँ जम्मू में जहाँ मैं रहता हूँ तो वो भी मेरे नेबरहुड में ही रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी नज़दीकी बॉन्डिंग जो होगी। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे विषय इसके बारे में, पैरामीटर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 2010 से इसके साथ जुड़ा हूँ, और हमारे अप्रहेंशंस क्या थे और हमने क्या काम इसके ऊपर किया, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 2010 में जब ये इम्प्लीमेंट पैरामीटर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज का इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने उस समय की गवर्नमेंट जो थी सेंटर में और यहाँ स्टेट में, उन्होंने इसको कश्मीर में किया, तो हमने पहले दिन से इसको अपोज किया। इस पैकेज को हमने क्यों अपोज किया? सबसे पहले उन्होंने इसको रिटर्न और रिहैबिलिटेशन के साथ जोड़ा है, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं। रिटर्न और रिहैबिलिटेशन कंप्लीटली हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं इसको। दूसरा, हमारी उस समय भी डिमांड थी और आज भी डिमांड है, इसको एक इकोनॉमिक पैकेज जो है वो डिक्लेयर करना है। आप मुझे बताइए, जो 2010 तक यानी कि 20 साल जो हमने एक्सोडस का पीरियड जम्मू में देखा है, तो मैं जम्मू वालों का उसमें धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट में कितना किया, हमारे साथ रहे, तो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन 2010 में तक 20 साल तक हम डिप्राइव रहे। जो हमारे स्टेट कैडर के पोस्ट्स हुआ करते थे कश्मीर में, हम उनमें नहीं जा पाए, क्योंकि सब कश्मीरी पंडित यही सोचे थे अगर मेरी जॉब कश्मीर में लगी तो हालात की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा। तो सबसे पहले एक पॉलिसी के तहत हमको उन जॉब से डिप्राइव किया गया था, वरना गवर्नमेंट जो यहाँ थी स्टेट में या सेंटर में 2010 तक वो उन पोस्ट्स को हमें यहाँ भी दे सकती थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए, एक रहबर तहलीम स्कीम जो है वो भी, अगर मैं वहाँ कश्मीर में होता तो बहुत से कश्मीरी पंडित उसका एक हिस्सा बनते, वो उससे भी वंचित रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 6000 पोस्ट देना कोई एहसान नहीं किया उन्होंने कश्मीरी पंडितों के ऊपर। उनको ये भी याद रखना चाहिए कि जब हमारा एक्सोडस हुआ तो 40 या 50 हज़ार के करीब जो माइग्रेंट पोस्ट वहाँ वैकेंट हुए, वो किस तरह फिल हुए, तो उनको वो भी याद रखना चाहिए।
उसके बाद जो 2020 तक कश्मीरी पंडितों का कोटा जो था हिस्सा वहाँ, वो किन लोगों ने वो ग्रैब किया वहाँ, मैं उसको ग्रैब मानता हूँ। तो उसके बाद अब हमको जॉब पैकेज दी, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सबसे पहले इसको एक इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर करे। पहले आप कहते हैं इसको इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया जाए। मुझे ये बताइए, आप इकोनॉमिक पैकेज इसको क्यों कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट पैकेज क्यों नहीं कहते, और इसको रिटर्न और रिहैबिलिटेशन के साथ जोड़कर आप क्यों नहीं देखना चाहते? हालांकि मैं तो कह चुका शुरुआत में, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा आप क्यों नहीं देखते? देखिए, इकोनॉमिक पैकेज में इसलिए कहता हूं कि ये कम्युनिटी का जो यूथ है, मैंने कहा कि उसको डेलिबरेटली एक पॉलिसी के तहत 2010 तक डिप्राइव किया गया था जॉब से। तो अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि जो कश्मीरी पंडित यूथ है ये बिल्कुल अब खत्म हुए हैं, एजुकेटेड यूथ, इनको कोई जॉब नहीं है, उन्होंने हमारी अर्ज और नीड को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने कहा कि अगर हमें इस वक्त कश्मीरी पंडित यूथ को वैली लेना है, फंसाना है इनको, तो एक ही हमारे पास विकल्प बचा है कि इस जॉब पैकेज को इम्प्लीमेंट कश्मीर में करना है। तो मैं समझता हूं वो हमारी अर्ज और नीड को एक्सप्लॉइट किया गया, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। ये मैं इस बेसिस पर कह रहा हूं कि इसको इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि मेरी फैमिली आप देखिए, मेरी फैमिली जम्मू में है, आपने एक एक फैमिली में से एक एक बंदे या दो दो बंदों को जॉब दे दिया, क्या इसको हम रिटर्न मानेंगे? जब मेरी फैमिली यहाँ है, मुझे हर एक हफ्ते, हर एक 15 दिन, चाहे मेरी खुशी घर में है या मेरा गम घर में है या कोई त्यौहार है, मुझे रिपीटली पिछले 10 साल से कश्मीर से, चाहे वो तूफान हो या कुछ हो। यहाँ आपको रोककर आपसे जानना चाहूंगा, आप जो घाटी जाते हैं सिर्फ नौकरी करने जा रहे हैं, या आपको आपके रूट्स के साथ कोई लगाव भी है कि आप अपने गांव जाते हैं, अपना मकान, अपनी दुकान, वो सब देखते हैं, या वैसा कुछ नहीं, आप नौकरी करते हैं और वापस जम्मू आते हैं? आप जुनेद जी मानिए, हम सिर्फ जो मैंने कहा कि जो हमारी फैमिलीज हैं, इस सर्वाइवर के लिए हम वहाँ गए हैं। हमारा काम सिर्फ यहाँ वहाँ कौन सा गाँव था? हम अनंतनाग में रहते थे। हाँ जी जी। तो इस पूरे नौकरी के टाइम में कभी अपनी प्रॉपर्टी पर जाने का, अपने घर जाने का मौका मिला? देखो, मैं अगर एक दो बार गया भी तो मैं इस लिहाज से नहीं गया कि मुझे वापस वहाँ जाना है, कुछ इशू थे इसलिए गए। मेरा सिर्फ वहाँ एक ही काम है, मैं जॉब करने के लिए गया हूँ और मैं सिर्फ जॉब तक इंटैक्ट हूँ, इसके आगे मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न है। जो मेरी एक 10 साल की एक्सपीरियंस है, वो एक बड़ी पेनफुल एक्सपीरियंस, ये मेरी नहीं है। जब मैं अपनी बात रखता हूँ, मैं तमाम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज में जो यूथ काम करते हैं उनका व्यू जो है उसको एक्सप्रेस करना, क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, हमने इस पर काम किया है, तो इसलिए उनका व्यू पॉइंट भी ये है कि हम सिर्फ नौकरी करने के लिए गए और हमारा कोई काम नहीं है। अगर मेरी का रिटायरमेंट हो जाएगी तो मैं जम्मू आऊँगा। आप मुझे बताइए कि हम एक छोटी कम्युनिटी है, मेरी रिलेशन जम्मू में है, मेरी फैमिली जम्मू में है, तो अकेले में मुझे वहाँ क्या करना है? मुझे बताए ना, मेरे रूट्स कनेक्टेड अकेले में नहीं ना होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो वो फैसला करना है रिटर्न और रिहैबिलिटेशन को, वो हमारी कम्युनिटी की लीडरशिप जो है वो उसको डिसाइड करना है। मेरी बात जो है वो सिर्फ यहाँ तक महदूद है कि मैं सिर्फ जॉब के लिए गया एंड नथिंग मोर देन दैट। आपने 10 साल में क्या कुछ वहां पर महसूस किया रूबिन जी? मैंने जो, क्या लोग चाहते हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग वापस? देखो, जो मैंने 10 साल में वहाँ महसूस किया है, मुझे लगा, तो 12 साल, अब 12 साल हो गए, 11 साल से ज़्यादा टाइम हुआ, कुछ जो माइंड सेट 1989 में या 90 में जब हमारा मास एक्सोडस हुआ था, जो उस समय का माइंड सेट काम करता था वहाँ, उस माइंड सेट में अभी तक कोई चेंज नहीं है। टेररिज्म एक पार्ट है, लेकिन उसके पीछे जो माइंड सेट है वो अभी इंटैक्ट है। जब तक उस माइंड सेट को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, तब तक मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पंडितों की रिटर्न और रिहैबिलिटेशन जो कश्मीर में है वो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर काम करता हूँ। मैं ज़्यादातर पिछले 10 साल में मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया है, और मैंने हर एक जो इंसिडेंट है जो कश्मीरी पंडितों के साथ जुड़ा था उसको नोट किया है, और टाइम टू टाइम 2010 से आज तक मैंने सक्सेसफुल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को उससे वंचित भी कराया। हमने डॉक्यूमेंट आगाह कराया हमने उनको कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ आपको कि 2013 में सबसे पहले हमने यहाँ कन्वेंशन किया जम्मू में, इसी प्राइम मिनिस्टर पैकेज को लेकर के आप हमारे वापस यहाँ कीजिए, हमारा सर्वाइवल वहाँ नहीं है। 2016 में 120 दिन की एजुटेशन जम्मू में चली, और जुलाई से लेकर वो मैं ही उसी एजुटेशन का लीड कर रहा था यहाँ जम्मू में। वहाँ मैं MOS डिफेंस से उस समय मिला सेंटर में, MOS स्टेट से मिला, यूनियन होम सेक्रेटरी से मैं मिला,
और फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ आया, उसका मैं पार्ट था, उनसे मैं मिला और बहुत से लीडरशिप अक्रॉस पार्टीज से मैं मिला। मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा इस पैकेज को रिवर्स करना, जम्मू कश्मीर से जम्मू और यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना, इसके बगैर कोई विकल्प नहीं बचा है। मैं क्यों कहता हूं ये बात? लेकिन आप 2016 की बात करें, तब तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर ना तो हमले हो रहे थे वहां पर, ना इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी। अब तो समुदाय के विशेष के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जो है उनको गोली मारी जा रही है। देखो उसकी एक बात है, जो हमारे अप्रहेंशंस थे और जो हम देख रहे थे, हमें पूरा पता था कि देख रहे थे आप? जो देखो हम जब वहाँ जॉब करने जाते थे उसके बाद भी हमारा मतलब जो हम वहाँ पर पिछले 10 साल से बैठे हैं, हमारी आंखें भी खुली थी और कान भी खुले थे। हम जो देख रहे थे, हमें पता था कि एक मोड सिचुएशन, देखो तंग करने के बड़े बड़े तरीके होते हैं। मैं आपको एक सिम बताऊंगा कुछ विकल्प। आपकी सैलरी रोकी गई है, इसके पीछे क्या माइंडसेट है? आपको अकोमोडेशन नहीं दिया जाता है, हालांकि ये विषय इस वक्त नहीं है, मैं थोड़ा सा इनको कहना चाहता हूँ। आपको नहीं दिया, इसके पीछे मंशा क्या है? आपकी ट्रांसफर जहां आप चाहते हैं, आपको लग रहा है वहां थर्ड टाइम मेरी ट्रांसफर यहां कीजिए, आपको नहीं किया जाता है। तो ये तंग करने के एक अलग अलग उपाय है और अल्टीमेटली गोली जो आज चली है। तो अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है और कुछ बचा है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे पोस्ट्स हैं, ये सुपर न्यूमररी पोस्ट्स हैं, ये एडिशनल पोस्ट्स हैं। इन पोस्ट्स की जो सैलरी जो है वो डायरेक्टली सेंटर बियर करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि सेंटर को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए कि उनको कश्मीरी पंडित जो यूथ वैली में काम करता हूं, उनको कश्मीर से आउट एक सेफेस्ट प्लेस में अभी इमीडिएटली एडजस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि तमाम कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी नौजवान पीएम पैकेज के तहत वहाँ काम कर रहे हैं, हालात इतने ख़राब हैं वहाँ पर कि वहाँ उन नौजवानों को रखना ठीक नहीं होगा। बेहतर है कि आप उनको वापस जम्मू या जम्मू संभाग में कहीं पोस्ट कर दें। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ 2010 से। मैंने कहा, मेरे पास किन से मिला, मैं सबको मैंने ये बात कही। मैं आज भी इस बात पर बिल्कुल स्टैंड हूँ कि इसके बगैर और कोई विकल्प अब गवर्नमेंट के पास नहीं बचा है। मुझे रुबिन जी बताइएगा, फिर रिटर्न और रिहेबिलिटेशन कैसे होगा? कश्मीरी पंडित समुदाय घाटी कब वापस जाएगा? क्योंकि सरकार तो कह रही है हम आने वाले दिनों में जल्द ही कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। देखो मैं कहता हूँ, मैंने अपनी बात जो मैंने ग्राउंड रियलिटी वहाँ देखी है, सरकार का एक अपना स्टैंड होता है। जब वो रिटर्न और रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो उसमें एक एंटायर कम्युनिटी का पार्ट होगी। ये नहीं ना होगी कम्युनिटी का एक छोटा सा एक हिस्सा होगा, मतलब 4000 आउट ऑफ 4 लाख या 5 लाख या 7 लाख पीपल, ये तो मीनिंग नहीं ना रखते हैं। ये तो हम तो ज़्यादा इनसिक्योर इससे होते हैं। हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी जब एंटायर कम्युनिटी वहाँ जाएगी, तब तक हम इनसिक्योर फील करेंगे। तो क्या आप भी कहते हैं कि जो पनून कश्मीर कहता है कि सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, वही एक विकल्प है, या आपको लगता है कि इसी समाज में दोबारा से आप घुल मिल सकते हैं? मुझे लगता है जो अगर आप इस वक्त में देखेंगे, तमाम जो कश्मीरी पंडित, चाहे वो लीडरशिप हैं चाहे वो यूथ हैं, शायद वो इसी स्टैंड पर पहुंची हैं कि पनून कश्मीर के बगैर अब कोई विकल्प बचा ही नहीं है। आप कहते हैं समाज में, हालांकि ये तो कहा जा रहा है बार बार, कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने आज कल भी धरना दिया है, प्रदर्शन किए हैं, ज़बरदस्त तरीके से बाहर आए हैं। आज अखबारों के हेडलाइंस हैं वहाँ पर कि कश्मीर सिविल सोसाइटी कम्स ऑन द रोड्स। तो मुझे ये बताइए कि अगर कश्मीर की सिविल सोसाइटी सड़कों के ऊपर पहली बार आई है कश्मीरी पंडित समुदाय के हक में, उनके साथ में आतंकवादियों के खिलाफ खड़ी हुई है, तो क्या आपको इसको नहीं देखते कि दैट आइस हैज़ बीन ब्रोकन, कहीं से तो शुरुआत हुई है? मुझे आप बताइए, जो 2010 में एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, 1989-90 में जो एक प्रोसेस चला है कश्मीरी पंडितों के किलिंग्स का, फिर मैसेकर्स भी उसके बाद हुए। कहने का मुझे ये मतलब है कि आज तक कभी वो जो माइंडसेट है, उसमें उस माइंडसेट ने क्या काम किया, जो प्रोसेस ऑफ किलिंग है उसको स्टॉप नहीं किया अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स को। उसमें कभी इंटेंसिटी ज़्यादा, कभी इंटेंसिटी कम, कभी पॉज मिला, लेकिन वो जो कश्मीरी पंडित को मारने की प्रक्रिया और वो सोच है, वो आज तक ख़त्म नहीं है, वो चलती है। आपने देखा कि 7 अक्टूबर को लास्ट ईयर हमारी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज के एक एम्प्लॉय टारगेट बने वर्किंग प्लेस पर। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हमें याद दिलाता है 1989 को, जब कश्मीरी पंडितों को अपनी वर्किंग प्लेसेस पर ही मारा गया था। अब दोबारा आप मुझे बताए, दूसरे एम्प्लॉय को कल टारगेट किया गया उसकी ऑफिस में ही। मुझे तो ऑफिस जाना है ना, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मुझे बताइए आप। ये तो फेयर साइकोसिस की परिवार से तो ज़बरदस्त प्रेशर होगा कि आप वापस आ जाइए। मैं कहता हूँ, जब भी कोई इंसिडेंट कश्मीर में घटता है,
तो यहाँ जो हमारे परिवार होते हैं तो वो तो उसी समय ख़त्म होते हैं, वो बोलते हैं जल्दी आ जाइए, फटोफट यहाँ जाए। तो इस किलिंग के बाद जो परिवार हैं वो बहुत चिंतित हैं, पूरी एंटायर कम्युनिटी चिंतित है कश्मीर। और ये बताइए, ये शेखपुरा में, ये बाकी से बडगाम में या बारामुल्ला में कई जगहों पर दरवाजे बंद कर दिए, पुलिस ने ताले लगा दिए, प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, टीयर गैस शेलिंग बडगाम में की गई, ये सारी चीज़ें आखिरकार, क्योंकि आप तो वहीं पर थे, इन सारी चीज़ों के पीछे क्या आपको लगता है कि सरकार के ही कुछ लोग हैं, या उस वक्त आपको लगता है कि हालात उस तरीके के बन गए थे कि पुलिस को वहाँ पर टीयर गैस? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मेरी फ्रीडम ऑफ स्टेट, मेरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसी समय बंद हुआ जब मैंने 2010 में कश्मीर गया और पैकेज का पार्ट बना। तब से हमारी वही जो है वो मजल की गई है। अगर हम कभी बात रखते थे तो वो सिर्फ मैं टनल के इस पार, यानी कि अपने जम्मू का जो भाग है, अपनी बात जो मैं रखना चाह वो मैं यहाँ ही रख सकता हूँ, वहाँ नहीं। तो आज जिस तरह, चाहे वो बारामूला की बात की, आपने वहाँ गेट्स बंद किए, हमने ये भी सुनने में आया कि गेट्स को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है, उसके बाद शेखपुरा में आपने बंद किया गया है। तो मुझे लगता है इससे आप और कश्मीरी पंडित यूथ जो कहना चाहता हूँ उसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मुझे लगता है उनकी आवाज़ की, जो उनकी आवाज़ है और जो उनकी बात है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को उनकी सुननी चाहिए। मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ, आप देखिए विडम्बना क्या है, ट्रेजेडी हमारे साथ क्या हुई है। जब भी कोई सेंटर का डेलीगेशन, स्टेट का डेलीगेशन या कभी कोई भी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन से कैंपस में जब उन्होंने वहाँ दौरा किया है, चाहे वो विसू का कैंप है, मटन का कैंप है, शेखपुरा का कैंप है, हॉल का कैंप है, कुपवारा में नतनुसा का कैंप है, वीरवन में जो बारामूला में कैंप है, उन्होंने 2-3 चीज़ें यूथ से पूछा। आपके पास पानी है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास अकोमोडेशन है। ये तो एनिमल्स के लिए भी होते हैं ये चीज़ें, उनको भी हम लाइट रखते हैं, उनको भी हम पानी देते हैं, उनको भी हम शेल्टर देते हैं। जो हमारे दिल की दर्द है उसको कभी नहीं हम पहचाना गया, उससे हमें कभी नहीं पूछा। एक मैं एग्जांपल आपको दूंगा, कभी 10 साल में ये हमें नहीं पूछा गया है कि क्या आपको वहाँ की सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, क्या आपको वहाँ सोशल एक्सेप्टेंस है, क्या जो बिहेवियर वहाँ का है आपके प्रति, क्या उसमें कोई चेंज है। मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने परसों ही, आज से 10 दिन पहले, एक ऑफिसर को ये पूछा जो इसी पैकेज को वहाँ देखता है। मैंने कहा आपने कभी ऐसी इंटरेक्शन एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं की है, आपने कभी पूछा नहीं है हमें इस चीज़ को। तो इसका मुझे है कि कभी हमसे पूछा नहीं गया कि आपके साथ क्या हो रहा है। यानी जो राहुल भट्ट की शहादत हुई थी, इसको आप 2010 से ही कह रहे थे कि इस तरह के हादसे होंगे, आपको नज़र आ रहा था ये सब कुछ। तो रुबिन जी, आप मुझे बताइएगा वे आउट क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सरकार 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो तो काफ़ी चीज़ें कह रही है कि हमने आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, वहाँ पर हालात बहुत साजगार हैं, बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहाँ पर जा रहा है। तो वे आउट क्या है, अगर मैं उसका भी बताऊंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको कि वहाँ जो पैकेज जो इम्प्लीमेंट की गई है, इसमें तो 70 या 60% लोग जो वो रेंटेड अकोमोडेशन पर रहते हैं, उनके साथ भी मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि वो बहुत बड़ा सेगमेंट है एम्प्लॉयज़ का, उनके साथ ट्रेजेडी देखो क्या है। कश्मीर में चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की बात करें या श्रीनगर की बात करें, उनको अकोमोडेशन लेनी पड़ती है एक सिलेक्टेड प्लेसेस पर, और क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम सेफ यहाँ ही है। अब नहीं लग रहा है उनको, शायद उनको पहले लग रहा था। तो वहाँ जिस तरह की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, आपको एक एक कमरे को 10,000 रुपीज़ देना पड़ता था, 15 तनख्वाह कितनी? अब जो नए एम्प्लॉयज़ लगे हैं तो उनको 10-15 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। अब वो 15,000 तनख्वाह है तो 10,000 किराया नए एम्प्लॉयज़, हाँ। तो अब वो खाएंगे, अपने घर को चलाएंगे या क्या करेंगे, किराया देंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरी बात जो आपने वहाँ बात की है अभी भी कि अब आप मुझे बताइए कि विकल्प क्या बचे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर हमको भेजा गया है जॉब करने। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं गवर्नमेंट रिटर्न रिहैबिलिटेशन, हम नहीं मानते, हम बोलते हैं हम सिर्फ जॉब पैकेज के लिए गए और नथिंग एल्स। अगर हम वहाँ जॉब करने गए हैं तो मेरा ये इतना ही काम है कि आप मुझे यहाँ एक बात बताइए, हम 10 साल से वहाँ जॉब कर रहे हैं, आप मुझे बताए एक कश्मीरी पंडित यूथ जो इस जॉब पैकेज का हिस्सा बना है उसने अपना मकान वहाँ बनाया है? क्यों नहीं बनाया? ये सीधी सी बात, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि दे आर नॉट हैप्पी देयर, वो सिर्फ जॉब के लिए गए। किसी कश्मीरी पंडित ने वहाँ कोई बिजनेस नहीं खोला है 10 साल में। कोई जो हमारे पैकेज के हिस्सा, उसने बोर्ड के लोगों के हो सकता है कुछ लोगों के मकान होंगे वहाँ, मुझे लगता है चाहे वो गिरे ही होंगे, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की हम अपने इलाके में मकान ठीक करें। वो उन्होंने कोशिश की जहाँ हमें सिक्योरिटी मिले हम सिक्योरिटी जोन्स में ही रहे। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है
कि अभी जो मुझे लग रहा है, जो मेरा व्यू पॉइंट है, मेरे लिए वो हालात अभी वहाँ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के लिए ठीक होंगे, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, गवर्नमेंट के एक अपना सोचने का तरीका होता है, लेकिन जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ देखो, मैंने कहा ना, मैं ग्राउंड जीरो पर काम करता हूँ, मेरे लिए वो विकल्प नहीं है। अब मैं यहाँ गवर्नमेंट से यही आपके चैनल से मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको आउट ऑफ कश्मीर वैली जो है उनको एडजस्ट कीजिए, जहाँ वो सेफ और सिक्योर जो हैं वो महसूस करेंगे। आप उनकी बात को सुनिए, और जब तक आप नहीं उनकी बात को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि जो एम और ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का है वो फुलफिल नहीं होगा। अंत में आपसे जानना चाहूँगा रुबिन जी कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग सड़कों पे बहुत कम आते हैं, बहुत कम हंगामा करते हैं, बहुत कम उग्र प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पहली बार घाटी में 3-4 जगह पर कश्मीरी पंडितों का सड़क के ऊपर आना, सरकार के विरोध में नारे लगाना, उसके बाद उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग होना, इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी है कि अब ये यूं कहेंगे कि गुस्सा छलक गया। मैंने आपको कहा ना, जो 10 साल में ट्रेजेडी हमारे साथ हुई है वो इससे भी वर्स्ट है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि आप बताएंगे शायद आप इमोशनल वे में बताएंगे, इमोशनल नहीं है, वो बहुत ही एक ट्रेजिक स्टोरी है, वो पेनफुल स्टोरी है जो हमने देखा है अपने आंखों से, जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जो यही जो गुस्सा आज आप देख रहे हैं रोड पर हमारे कश्मीरी पंडित यूथ का, उनके पास दो ही, मैं इन टच में हूँ, हर एक कैंप और हर एक नॉन कैंप से एक ही आवाज़ निकलती है कि या तो हम रिजिग्नेशन करना चाहते हैं जॉब से, या तो हमें जुम्मू लीजिए। अब विकल्प गवर्नमेंट के पास हैं कि वो क्या करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रुबिन जी सप्रू। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि कश्मीरी पंडित समुदाय के वो तमाम बच्चे जो प्रधानमंत्री के एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत इस वक्त घाटी में काम कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि 10 साल 12 साल हो गए, इन 12 सालों में जो कुछ हमने वहां पर झेला है, उसके बाद सर हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो इस्तीफा देकर घर बैठ जाएं, या सरकार हमको जम्मू संभाग में किसी भी जगह जहां पर हमें सुरक्षा मिलती है वहां पर भेजें। और दूसरा एक बड़ा सवाल इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा 12 साल हो गए हमको एम्प्लॉयमेंट पैकेज में घाटी में काम करते हुए, एक कश्मीरी पंडित नौजवान ने भी वहां पर मकान नहीं बनाया, अपने कच्चे मकान को ठीक नहीं किया, जहां पर वो रह रहा है उसके बिल्कुल पास में भी अगर उसका मकान कहीं पर है, अपने मकान को सिर्फ देखने गया, उस मकान में एक ईंट भी नहीं बदली। तो 12 साल में जब किसी कश्मीरी पंडित, हालांकि जहां पर भी आप रहते हैं आपकी पहली कोशिश यही रहती है कि भाई जितनी जल्दी हो सके मैं यहां अपना मकान बनाऊं, तो लेकिन जब ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन के नाम पर जो मजाक कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो मजाक नहीं होना चाहिए था। सरकार को इसे इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए था, और जैसे इन्होंने कहा रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन तभी संभव हो पाएगी जब पनन कश्मीर को लेकर सरकार गंभीरता के साथ सोचना शुरू करेगी।